अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब आपको पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट मीन्स कि मैं अपने टास्क को, अपनी जॉब को ऑन कर रही हूँ। कोई भी एम्प्लॉय जब तक अपने टास्क को ऑन नहीं करेगा, उस काम को अपना काम नहीं समझेगा या अपना रिफ्लेक्शन नहीं समझेगा या ये नहीं समझेगा कि ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा, तब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और जिस भी इंडिविजुअल के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मोटिवेट हो जाता है। अब इसमें अगर किसी को ये लगता है कि ठीक है, सपोज कोई टीचर है, अगर उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि स्टूडेंट को सिखाना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर वो उस हिसाब से मैनेज कर रहा होगा, फिर वो मोटिवेट ज़्यादा होगा और लेक्चर क्वालिटी फिर उसके हिसाब से होगी, परफॉर्मेंस विल बी बेटर। इसी तरह से फिर एडवांसमेंट अनदर फैक्टर जो कि मोटिवेटर होता है, जो कि एक्चुअल जॉब से ही रिलेटेड है। अगर ऐसी जॉब, जैसे मैंने पहले कहा कि डे वन से आप एक तरह का काम करना शुरू हुए, उसमें एक स्किल आपकी यूज हो रही है, 10 साल गुजर गए, यू आर डूइंग दिस सेम जॉब एंड यूजिंग दिस सेम स्किल, देर इज नो एडवांसमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया, आपकी जॉब ने आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया, या नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी कि जिसके अंदर आपने कुछ नया नहीं सीखा, कोई नई एबिलिटी आपके अंदर नहीं आई। एक्सपीरियंस लोगों को हायर क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके अंदर एडवांसमेंट आई होती है, वो अपने आप को ग्रो भी कर रहे होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी खुद को एम्प्लॉयबल बना रहे होते हैं। एडवांसमेंट का मतलब ये है कि वो ग्रो कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी जॉब वाइज। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, अगर उनकी जॉब में कोई ग्रोथ नहीं है, उनका जो करियर पाथ है उसमें अगर ग्रोथ नहीं है, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं है अगर, तो दे विल बी डीमोटिवेटेड। जैसे सपोज किसी कॉलेज में कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल लेक्चरर है वहाँ पे, तो उसको पता होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम मैं प्रिंसिपल बन जाऊँगा, उसके बाद और कुछ भी नहीं होगा। या कॉलेज में लेक्चरर से फिर वो प्रोफेसर या एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर वो नहीं बन पाएगा, ग्रोथ नहीं है, तो फिर कॉलेज को गुड बाय कह के यूनिवर्सिटी में एंटर होने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज अगर एम्प्लॉय के लिए अपनी जॉब में नहीं होंगी, उसका करियर लैडर नहीं बना होगा कि अभी आप सपोज सेल्स एग्जेक्टिव हैं, तो उसके बाद आप सेल्स मैनेजर बनेंगे, उसके बाद आप उसके बाद आप एरिया मैनेजर बनेंगे, रीजनल मैनेजर बनेंगे, फिर आप जो है वो पूरे डिपार्टमेंट के मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर सपोज बन गए या सेल्स मैनेजर बन गए। अगर ये एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं नज़र आ रही, अगर ये सीढ़ी नज़र नहीं आ रही है कि हम आगे 10 साल बाद कहाँ पे होंगे या इसी करियर में रहते हुए हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, जब तक एम्प्लॉय को ये क्लैरिटी नहीं होगी, उसके लिए उस जॉब में, उस करियर में मोटिवेशन नहीं होगी। इसलिए प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इटसेल्फ एक मोटिवेटर होती हैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए। जब उसको पता हो कि इस जॉब में मैं या इस करियर में मैं एंटर हो जाऊं, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं ग्रोथ करता जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 साल बाद आई हैव टू स्विच सम अदर इंडस्ट्री, ऐसा नहीं होगा। तो एडवांसमेंट के चांसेस जितने ज़्यादा एम्प्लॉय को नज़र आ रहे होंगे अपनी जॉब के हवाले से या जॉब की बेस पे, उतना ज़्यादा ही विल बी मोटिवेटेड एंड विल बी गिविंग मैक्सिमम आउटपुट सो दैट उसको प्रमोट किया जाए और वो जल्दी से अपना करियर लैडर जो है उसको आगे आगे उस पर बढ़ता जाए। इसी तरह से एक और फैक्टर ग्रोथ का है, जो कि पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है। जो एडवांसमेंट है ये आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, दैट मीन्स आपकी करियर डेवलपमेंट। और जो ग्रोथ है ये आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कह लें, पर्सनल डेवलपमेंट आप कह सकते हैं इसको, इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, आपकी जॉब ऐसी नहीं है कि उसमें आप न्यू स्किल्स को लर्न कर रहे हों, तो फिर आप उसको गुड बाय कह देंगे।
आप डिमोटिवेट हो जाएँगे कि ये इसमें तो कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा। और बहुत से लोग ये काम करते हैं, या वो कहते हैं कि चलो एक एरिया में हमने देख लिया सर्व करके, लेट्स ट्राई सम न्यू एरिया, और उसमें देखते हैं कि क्या कौन-सी स्किल्स यूटिलाइज़ होती हैं। अब वो वैरायटी ऑफ स्किल्स को लर्न कर रहे होते हैं, तो बेसिकली अपना जो उनका स्किल्स का पोर्टफोलियो है, जो वैरायटी ऑफ स्किल्स हैं, उसको वो बढ़ा रहे होते हैं। तो एक जॉब अगर ऐसी हो कि उसके अंदर आप वैरायटी ऑफ स्किल्स को सीख सकते हो, तो फिर तो एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड एंड विल बी गिविंग मैक्सिमम आउटपुट। लेकिन अगर उसको नज़र आए कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई न्यू स्किल आप लर्न कर पाएँ, या कोई इनोवेटिव मेथड ही आप ना, मतलब उसमें उससे जो भी वो कर रहा है, जिस तरह से काम कर रहा है, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नयापन लाया ना जा सकता हो, या किसी नए एंगल से, किसी नए मेथड के थ्रू उस टास्क को परफॉर्म ना किया जा सकता हो, तो फाइनली वो डीमोटिवेट होके उस जॉब को गुड बाय कह देगा। अब यहाँ पे ग्रोथ के पर्सपेक्टिव को ही माइंड में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्लान करती हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को साथ साथ पॉलिश किया जा सके, साथ साथ डेवलप किया जा सके, और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जा रहा हो। अब एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सालों से अगर जॉब कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन का होके रहना चाहता है, या उसको ज़्यादा पैसा या कहीं पे भी ग्रोथ उसको नहीं चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन सम टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन रखने के लिए भी उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, उनकी जो स्किल पोर्टफोलियो है उसको वो इंक्रीज़ कर रही होती है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही होती है। तो आपकी जॉब में अगर न्यू स्किल्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर यू विल बी मोटिवेटेड, और आप उस जॉब में फिर न्यू स्किल्स आप लर्न कर रहे हैं, उनको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एक नया तरीक़ाकार आ गया, एक नई तरह से आप काम करना शुरू हो गए हैं, तो एक नई तरह की बंडल ऑफ एनर्जीज आपके अंदर आ गई, मोटिवेशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क, जो आपकी जॉब ड्यूटीज़ हैं वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अलावा करियर एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ या स्किल डेवलपमेंट, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हर्सबर्ग ने मोटिवेटर्स का लेबल दिया। अब ये वो सारे फैक्टर्स हैं, वन बाय वन हमने डिस्कस किया, और हमें ये समझ आई कि इनमें से तो हर एक फैक्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इटसेल्फ एक मोटिवेटर का रोल प्ले करता है। मतलब वी डोंट नीड टू गिव मनी टू द एम्प्लॉयज़ कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। आप इस तरह से जॉब को ऐसे डिज़ाइन करें कि इटसेल्फ एम्प्लॉय को वो मोटिवेट करे, वो अट्रैक्ट करे, एम्प्लॉय उस काम को परफॉर्म करना पसंद करे। इसी वजह से जॉब्स को रीडिज़ाइन भी किया जा रहा होता है, जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनकी शफलिंग हो रही होती है, ताकि एक नई जो एनर्जीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की उनको बूस्ट अप किया जा सके, या एनर्जी रिसोर्सेज उनको उनको फिर से रिसोर्सफुल बनाया जा सके इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जीज। देन द अदर कैटेगरी इज हाइजीन फैक्टर्स। अब ये जो कि सपोर्टिव हैं फॉर अकम्प्लिशिंग द असाइंड टास्क, या एक्चुअल जॉब की अटेनमेंट के लिए, या जो भी आपके टारगेट्स या गोल्स आपने सेट किए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके अटेनमेंट के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए जो सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको चाहिए होता है, वो सारी अलम गलम आएगा हाइजीन फैक्टर्स के अंदर। तो ये बेसिकली ये डायरेक्टली तो इनकरेज नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस भी आ रहा होता है। आप सोचें, आपकी मनपसंद चैलेंजिंग जॉब जिसमें आपको नई स्किल्स सीखना पड़ रही हैं, और आप प्राइड फील करते हैं कि यस मैंने आज कुछ नया ट्राई किया और मैंने उसका आउटपुट अच्छा रहा, या मैंने कुछ नया सीखा और अब मुझे चांस भी मिल रहा है कि उस नई लर्निंग को मैं इम्प्लीमेंट करूँ, आप खुश हैं। लेकिन आपका खड़ूस टाइप का बॉस हो, तो थिंक अबाउट योर बॉस। वो खामखा वो इस बात पे कुड़ रहा हो कि आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, या आपको बाकियों से ज़्यादा सीखने की जल्दी क्यों है। सोचें, आपके क्लास फेलोज जिस तरह से लेग पुलिंग करना शुरू हो जाते हैं कि बस इसको पढ़ने का शौक है, मैडम आप इसको ऑफिस में बुला के पढ़ा दें, इस टाइप की बातें क्लास में चल रही होती हैं अक्सर। उससे क्या होता है, दिल खट्टा हो जाता है, और वो दिल खट्टा होना ही असल में डीमोटिवेशन है।
या फिर आप ग्रो करना चाहते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अलाउइंग यू कि आप कुछ ऐसा करें। जैसे अब एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है कि अगर आपको भेजा जाए, सपोज जो हमारे सिविल इंजीनियर्स हो गए, आप उनको भेज नहीं सकते हैं बाहर क्योंकि कोरोना है जी, हुकूमत ने पाबंदियां लगा रखी हैं। तो थिंक अबाउट दैट कि उन पे क्या गुजरती है, वो कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। अब वो उन जो वो करना चाहते हैं उसके लिए एनवायरनमेंट इज नॉट सपोर्टिव, तो फिर परफॉर्मेंस के ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा होता है। या आप बड़े डेडिकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो अब्बा जी जो हैं वो आपके ऊपर एक बैन लगा देते हैं कि नहीं बेटा जी अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन आपकी गई। लेकिन अगर उनकी सपोर्ट हो तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा शाइन कर रहे होंगे, ज़्यादा एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहे होंगे इन द एरिया जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा। तो हाइजीन फैक्टर्स वैसे ही हैं, उन्हीं को हम हाइजीन फैक्टर कहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जिसमें एम्प्लॉयज़ के साथ हमें इन चीज़ों को रिलेट करना है। तो उसके लिए एनवायरनमेंट, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्क प्लेस है, उससे रिलेटेड फैक्टर्स आएंगे जो कि एक एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव मैनर, जिसमें कि कंपनी पॉलिसीज आ जाती हैं। अब एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस करे, कोई फौजी कर लो, आर्मी में अगर जितने भी लोग हैं उनको पता है जो उनके क्लासिक मेथड्स बने हुए हैं उनको वही ओबे करने हैं। वो अपने सीनियर को कोई नया तरीका नहीं बता सकते या उनको कन्विंस नहीं कर सकते हैं, कंपनी की पॉलिसी अलाउ नहीं करती है। अब इसमें जो ऐसा एक्सीलेंट परफॉर्मर जो कि न्यू टेक्नोलॉजी को सपोज इंट्रोड्यूस करना चाहता है, न्यू मेथड्स को वो एक या न्यू एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, न्यू मेथड्स को वो टेस्ट करना चाह रहा है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नहीं हम रिस्क बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे ऐसा कुछ करने के लिए, आपकी कंपनी की पॉलिसी ही आपको अलाउ नहीं कर रही। इसके साथ साथ जो कि एक कॉमन एनवायरनमेंट में हो रहा होता है वर्क प्लेस पे, कि फेयर ट्रीटमेंट टू एवरी एम्प्लॉय नहीं होता। अब ऐसा हो अगर कि पॉलिसीज हैं, सपोज कहा जाए कि एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो जो भी उनके केपीआईज हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है तो पुअर परफॉर्मर्स को पनिश किया जाएगा, और जो ब्राइट परफॉर्मर्स हैं या एफिशिएंट परफॉर्मर्स हैं उनको रिवार्ड दिया जाएगा। लेकिन उनमें से सबको रिवार्ड देने की बजाय किसी भी एक को अपनी मर्जी से रिवार्ड दे दिया जाए, फिर एक वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, एक डिमोटिवेशन आती है कि सारों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया, इक्वल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दिया, तो उसको क्यों रिवार्ड मिला। या कुछ लोग हैं जो कि कभी कभी वो एवरेज परफॉर्मर रहते हैं लेकिन उनकी एवरेज परफॉर्मेंस के ऊपर कोई सर्जनिश नहीं होती है, उनसे कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन कोई एक एम्प्लॉय है, उसने अगर वन टाइम एवरेज परफॉर्मेंस दे दी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी। लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, लो लेवल ऑफ या एवरेज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से जो है उस एम्प्लॉय को कोई भी पनिशमेंट अगर मिलना शुरू हो जाए या प्रमोशन के लिए उसको चांस ना दिया जाए, तो फिर ऐसी पॉलिसीज को अनफेयर कंसिडर किया जाता है। या किसी को आप लीव दे दें, किसी को आप लीव ना दें, किस बेस पे, देयर इज नो स्पेसिफिक बेस, नेचर सेम है, एम्प्लॉय का रैंक भी सेम है, वही काम वो भी कर रहा है, 17 ग्रेड ऑफिसर है सपोज, एक के घर में या किसी कहीं पे किसी कज़न की शादी है सपोज, तो एक को छुट्टी मिल गई और दूसरे को छुट्टी नहीं मिली, तो ये अनफेयर हो गया। फिर ये इक्वल और जो बिल्कुल फेयर पॉलिसीज हैं वो नहीं रहेंगी। तो ये चीज़ें सम हाउ और दी अदर डिमोटिवेट कर देती हैं कि एक बंदा उसको आके जो है वो 6 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम कर रहा है, और एक बंदा है वो आता है दिन के 2 ढाई घंटे वो स्पेंड करता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और दोनों की परफॉर्मेंस जो है उसकी असेसमेंट सेम आ रही है, ये कैसे हो सकता है। दोनों को
एक ही तरह का परफॉर्मर कंसिडर किया जा रहा है, या दोनों को एक ही तरह का एम्प्लॉय कंसिडर किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, वो जो 6 घंटे आके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो डीमोटिवेट हो जाएगा, और जहाँ भी पॉसिबल हुआ वो भी काम में डंडी मारना शुरू कर देगा, अपनी जॉब को निग्लेक्ट करेगा, या टाइम थेफ्ट पे चला जाएगा, अपने पर्सनल काम करना शुरू हो जाएगा, वीडियोस देखना शुरू कर देगा, पर्सनल ईमेल्स करना शुरू कर देगा, पर्सनल फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर देगा, लंच के लिए बाहर जाएगा, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देना शुरू हो जाएगा, वो इन कामों में फिर लग जाएगा ड्यू टू कंपनी पॉलिसीज। अब इसमें जो उसका असाइन टास्क है वो परफॉर्म करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है, उतने टाइम में जब वो परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होगी, परफॉर्मेंस उसकी पहले से कम हो गई। तो ड्यू टू कंपनी पॉलिसी, अब कंपनी का रूल क्या है वो डिफरेंट है, जॉब आपकी डिफरेंट है, जॉब आप ठीक से कर रहे हैं, वो आपके इंटरेस्ट की जॉब है, लेकिन कंपनी के रूल की वजह से आप उस कंपनी को पसंद नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आता है परफॉर्मेंस के ऊपर। यही वजह है कि हाइजीन फैक्टर्स को भी मोटिवेटर्स कंसिडर किया जाता है, कि इनसे भी जो मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय है वो इन्फ्लुएंस होता है, और उसकी वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। देन देयर इज अनदर फैक्टर जो कि सुपरविजन है। बॉस की बात की मैंने, खड़ूस टाइप का आपका स्टबर्न सा बॉस है जो आपकी सुनता ही नहीं है, जो आपकी मतलब आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, आप एक पंक्चुअल एम्प्लॉय हैं, आप हर काम बड़ी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, लेकिन वन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको फेवर चाहिए तो वो उसमें आपको फेवर नहीं दे रहा, तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड, डिमोटिवेट हो जाएंगे, और आप सोचेंगे कि क्या फ़ायदा, अगर इतनी मेहनत के बावजूद, इतना ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑनेस्ट होने के बावजूद, आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में विदाउट पे अपने को जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके फेलोज़ हैं, उनको हेल्प आउट करें, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, आप वॉलंटरीली बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी काम हैं उनमें आप अपीयर हो रहे हैं, एज अ वॉलंटियर आप काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज आप उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं, और आपको फेवर चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग नथिंग, या सुपरवाइजर आपको फेवर नहीं दे रहा, एक जायज फेवर जो कि आप प्रिविलेज कहते हैं, या जिसको आप अपना राइट समझते हैं, उस पे अगर वो आपको आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि फ़ायदा ही नहीं है भाई, यहाँ पे जो जो भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो किसी खाते में आपकी मेहनत, आपकी मोटिवेशन, आपकी डेडिकेशन किसी खाते में नहीं जाती। इसी तरह से अगर सुपरवाइज़र आपको ऑटोनॉमी नहीं दे रहा, रीजनेबल डिसीजन मेकिंग पावर रिलेटेड टू योर जॉब ओनली, क्या करना है उसमें, छोटा मोटा अगर कोई मसाइल आ जाता है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, अगर उसके लिए भी यू हैव टू गो टू योर सुपरवाइजर और उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना है, तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड एंड डीमोटिवेटेड, कि इतने साल से मैं कमिटेड हूँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑनेस्ट हूँ, हर तरह से अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन मुझे इस काबिल नहीं समझती है, मेरा सुपरवाइजर मुझे इस काबिल नहीं समझता है कि मैं इतनी सी बात खुद से हैंडल नहीं कर सकता। अगेन डीमोटिवेशन। और सुपरवाइजर अगर आपको ऑटोनॉमी दे रहा है, अगर वो आपको फ्रीडम देता है, फ्री हैंड देता है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप एक न्यू मेथड के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, या सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो कि रिक्वायर्ड आप दे सकते हैं, तो ठीक है, गो फॉर इट, व्हाई नॉट टू ट्राई अ न्यू मेथड। सुपरवाइजर आपको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है जी आप करें, हमें परफॉर्मेंस चाहिए, कैसे आप वो अचीव करें दैट इज नॉट माय बिजनेस। सुपरवाइजर अगर आपको अलाउ कर देता है तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, यू विल फील लाइक कि इसको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट, आप मोटिवेट होंगे, और आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपका एक्चुअल टास्क है उसमें आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। तो हाइजीन फैक्टर का इन्फ्लुएंस भी मोटिवेशन के ऊपर काफ़ी हद तक होता है। देन देयर इज अनदर फैक्टर दैट इज रिलेशनशिप्स। अगर आपकी क्लास में सोचें, आप पूरा सेमेस्टर आते हैं,
एक चेयर पे आके बैठते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, आपसे कोई बातचीत ही नहीं करता। बिलीव मी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे आपकी बस हो जाएगी। यू विल डेफिनेटली प्लान कि मैं यहाँ से स्विच कर जाऊँ, या फिर एटलीस्ट सेमेस्टर फ्रीज करवा दो। कुछ ना कुछ आपको ये चीज़ जो है हाईलाइट हो जाएगी कि यहाँ पे मेरी 4 साल तक मैं कैसे सरवाइव करूँगा। रिलेशनशिप्स जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं वर्क प्लेस पे परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपके कोलीग्स हैं, सपोज एक ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, सारे मिलके कप ऑफ टी शेयर कर रहे हैं, इकट्ठे पी रहे हैं एक ही टाइम में, आपको वो ऑफर भी नहीं करते कि चलो आओ चाय पीने चलते हैं, या चलो हम चाय मंगवा रहे हैं तो क्या तुम भी चाय पियोगे, वो आपसे पूछते तक नहीं है। तो यू विल फील अलोन एट योर वर्क प्लेस। जॉब आपकी जितनी भी इंटरेस्टिंग हो, काम पसंद का है, लेकिन वहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि मेरे अंदर कोई मसला है, या मैं मिसफिट हूँ यहाँ पे, कुछ तो है यहाँ पे। एक अनफ्रेंडली सा एनवायरनमेंट आपके लिए होगा, जो कि अनहेल्दी हो सकता है। डेफिनेटली आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे व्हेन यू विल बी नोटिसिंग कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, या आपको बुली किया जा रहा है, इवन आपकी शक्ल का मजाक उड़ाया जा रहा है, आपके बोलने के स्टाइल का मजाक उड़ाया जा रहा है, आपके चलने के स्टाइल को का मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी इवन जो कोई डिस्कशन होगी उसके ऊपर जो है वो सारे जो है वो एक क्रिटिकल वे में उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको उन्होंने बड़ा नेगेटिव समझा, या कोई पॉइंट ऑफ व्यू है उसको उन्होंने टोटली डिस्करेज कर दिया कि एकदम फालतू बात की है तुमने, बुली करना शुरू कर दिया आपको। तो उसकी वजह से यू विल फील टू बी इग्नोर्ड एट योर वर्क प्लेस, और अपने आप को आप मिसफिट समझना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से आपकी जॉब जितनी भी इंटरेस्टिंग हो, आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू होंगे, तो इमोशनली आप रिएक्ट करना भी शुरू होंगे, मिसबिहेव करना शुरू हो जाएंगे, सब चीज़ें साथ साथ होंगी। तो इसलिए रिलेशनशिप्स वो फैक्टर्स हैं जो कि हाइजीन फैक्टर हैं, सपोर्टिव फैक्टर हैं, जो कि परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और कर सकते हैं। अब आपका रिलेशनशिप बॉस के साथ अगर अच्छा है, तो फिर आप बॉस की वजह से कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसकी गुड बुक्स में हैं। इसी तरह आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ अच्छे टर्म्स हैं, आपके पीयर्स के साथ, तो भी आपका अच्छा टाइम गुजर रहा है आपकी जॉब के ऊपर। जॉब अगर बोरिंग भी है, इवन देन यू विल बी फीलिंग लाइक कि 6 घंटे यहाँ पे गुजार रहे हैं, टाइम अच्छा गुजरता है, कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, इनकम भी आ रही है, काम भी हो रहा है, सब सेट है। साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली यू आर स्टेबल, यू आर सेटिस्फाइड विद द एनवायरनमेंट, तो आप मोटिवेटेड होंगे। इसी तरह से आपके जूनियर्स अगर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको देख के खुश होते हैं, तो आप जो हैं वो खुश होंगे, मोटिवेटेड होंगे, ज़्यादा अच्छा एज अ लीडर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, अपने गोल्स को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप जो है वो डिवाइड कर रहे होंगे इनटू योर सबऑर्डिनेट्स, और उनको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर रहे होंगे, ज़्यादा अच्छे से गोल्स को अचीव करने के लिए आप फिर अपनी परफॉर्मेंस भी उसको इंक्रीज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपके सबऑर्डिनेट्स आपको सलाम करना भी गवारा नहीं करेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा जब भी देखते हैं तो उनकी जो है माथे पे बल पड़ जाते हैं, या वो मुंह बना लेते हैं, या एक वो डिसलाइकिंग वाला एक फीलिंग उनके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन नज़र आता है, तो आप वहाँ पे फिर आपको पता होगा कि ये आपको डिसलाइक करते हैं। तो ऑब्वियसली जिस सेटअप में आप अनवांटेड होंगे, ह्यूमन नेचर है, आप वहाँ से हमेशा स्विच करने की पोजीशन में होते हैं। इसलिए रिलेशनशिप, जब आप इस चीज़ में आ जाएँ कि रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो आपकी टेंशन स्टार्ट हो जाएगी, स्ट्रेस्ड आउट हो जाएँगे आप, और जो अटेंशन आप या जो फ़ोकस आप कर पा रहे थे अपने टास्क के ऊपर, वो अब डिवाइड हो जाएगा। अब आपकी एनर्जीज़ यूटिलाइज़ हो रही हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी, उस चीज़ को, उस सेटअप को हज़म करने में भी, उसको अंडरस्टैंड करने में भी, तो परफ़ॉर्मेंस आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसमें आपके रिलेशनशिप की वजह से समवन कैन बी मोटिवेटेड एंड कैन आल्सो बी डीमोटिवेटेड, और परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होगा। देन देयर इज अनदर फैक्टर, वर्क कंडीशंस। अब जिन हालात में आप काम कर रहे हैं वो कैसा है। सोचिए एक डस्ट से भरा हुआ टेबल पड़ा हुआ है और चेयर टूटी फूटी सी पड़ी हुई है,
और मैडम बैठी हुई हैं और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो मैडम को भी पता होगा कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि इसको इन्होंने किसी खातिर में नहीं लाया हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने बस इनको ऐसे ही किसी भी जगह पे बिठाया हुआ है। मतलब ये कि मैडम साहिबा ये डिज़र्व नहीं करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन इनको इतनी इम्पोर्टेंस देती है कि इनको एक साफ़ सुथरी टेबल मुहैया नहीं कर सकती है। उस चीज़ से भी डीमोटिवेशन होती है कि यार स्टूडेंट्स आते हैं, वो देखते हैं कि किस सेटअप में टीचर बैठा हुआ है, तो क्या वो खाक रिस्पेक्ट करेंगे। डीमोटिवेशन। इसी तरह से जब आपको पता हो खंबे पे चढ़ के एक बंदा काम कर रहा है, उसको पता हो कि अनसेफ है, मेरा पाँव स्लिप होगा, हाथ स्लिप होगा, तो मैं नीचे जाऊंगा, हड्डी पसली सब टूटेंगे। वर्किंग कंडीशन, उस चीज़ का प्रेशर उसके ऊपर रहेगा, अटेंशन फिर से डाइवर्ट हो रही है, परफॉर्मेंस के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा, उसको तो जान के लाले पड़े होंगे। अब गिरने के भी चांसेस हैं, मिसहैप हो सकता है किसी भी तरह का, तो वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा ऐसी वर्किंग कंडीशन से। या कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जो कि अनहाइजीनिक हो, डॉक्टर्स हैं कोविड-19 में, उनको अगर आप प्रॉपर किट के साथ नहीं भेजते हैं, तो उनको भी पता है कि ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं है, फिर वो कोरोना पेशेंट्स को कैसे डील करेंगे। उनको तो बस यही होगा कि वो हाथ लगा के क्या, बस वो प्रिटेंड करेंगे हाथ लगा के भी हम आ गए, प्रॉपर उसको वो ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ होगी कि ये हाइजीनिक और सेफ वर्किंग कंडीशंस नहीं है। हम हमें इससे मसला हो सकता है। जैसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है सपोज़, वो भी एक इफ़ेक्टिव और हेल्दी वर्किंग कंडीशन नहीं है। अगर मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा किसी भी तरह का, कोई एक मेरा ऐसा सपोज़ कोलीग है जो कि मेरे साथ खामखा की टसल बना के बैठ जाता है, तो मेरे माइंड में यही होगा कि यार ये हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसी बात करता है मेरे रेफ़रेंस से, या मेरे नाम से, या मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो मुझे उसी मतलब वो मुझे स्ट्रेस एक तरह का दिए जा रहा है। तो मेरे लिए वो साइकोलॉजिकली और इमोशनली एक प्रेशर होगा, जिसकी वजह से मैं जितना परफ़ॉर्म अच्छा करना चाहूँ मैं नहीं कर सकती। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार ये हाथ धो के पीछे पड़ गया, अब तो मेरी खैर नहीं है। तो उसके बाद यू विल फील अनसेफ इन दैट वर्किंग कंडीशन। तो इसलिए स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशन हो, अनसेफ सिचुएशन हो, कंडीशन हो, या कोई भी मिसफिट, जहाँ पे कि आपको लगे कि आप मिसफिट हैं। जैसे आपके अगर आप हिजाब करती हैं, नकाब करती हैं, और आपको जो है वो फ्रंट डेस्क ऑफिसर बनाया जाए, या मेल जो हैं सपोज आप उनके कोई टेस्ट कर रहे हो या कुछ भी ऐसा, उनके साथ बार बार इंटरेक्ट करना पड़ता है, जबकि आप ऐसे हैं नहीं, या आपको लगता है कि मोरली कुछ रॉन्ग है चीज़ें जो कि आपको करना पड़ रही हैं एक एम्प्लॉय को, तो उस सूरत में भी वो अनसेफ और अनहेल्दी और मिसफिट वर्किंग कंडीशंस होंगी एम्प्लॉय के लिए, जो कि उसको डीमोटिवेट करती हैं, जो कि उसको अनकंफर्टेबल फील करती हैं, जो कि उसको प्रेशराइज कर रही होती है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर पा रहा होता। अगर हेल्दी और इफेक्टिव वर्किंग कंडीशंस होंगी, सेफ साउंड है, सब परफेक्ट है, उसमें इंडिविजुअल को सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी दिया जा रहा है, तो फिर तो वो उसके मज़े हो गए, फिर तो वो मोटिवेटेड होगा और वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी दे रहा होगा। इसी तरह से सैलरी है, सैलरी को हाइजीन फैक्टर कहा जाता है। अब ये परफॉर्मेंस की बेस पे डिसाइड हो रहा होता है। अब पे स्ट्रक्चर फेयर है और रीज़नेबल है। अगर आपको लगता है कि जितना आप सर्व कर रहे हैं या जितनी एफर्ट्स आप पुट इन कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको जो सैलरी दी जा रही है, या वाइस वर्सा सोचें, अगर जितनी सैलरी मिल रही है मुझे उसके मुताबिक अपने लेक्चर को तैयार करना चाहिए या स्टूडेंट्स के साथ उतनी मगजमारी करनी चाहिए, दैट विल बी फेयर फॉर मी। मेरा एक्चुअल टास्क जो है उसमें कोई इसका इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा। आई लव टीचिंग, लेकिन मेरी पे इतनी लो है कि मुझे लगता है कि नहीं यार, इतना मज़े से लेक्चर अच्छे वाला तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। डीमोटिवेशन, जिसका इम्पैक्ट आएगा परफॉर्मेंस के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड, दूसरा सिनेरियो अगर सोचें, सैलरी अगर ज़्यादा है, रीज़नेबल है,
आपको पता है कि मार्केट में यही रेट चल रहा है, फिर आप अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली यू विल बी मोटिवेटेड कि जितना मैं परफॉर्मेंस देता हूँ उसके हिसाब से मेरी सैलरी ठीक है या उससे भी ज़्यादा है, तो आई विल बी डेफिनेटली मोटिवेटेड टू परफॉर्म द सेम टास्क। देन स्टेटस है एक और हाइजीन फैक्टर, कि आपका स्टेटस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या है। आर यू परफॉर्मिंग अ मीनिंगफुल वर्क और नॉट। क्या आपको लगता है कि जो काम आप परफॉर्म कर रहे हैं वो अगर ना परफॉर्म किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई असर पड़ेगा उसका या कि नहीं। हाउ मच योर टास्क इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है स्टेटस। जैसे कुछ लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि मेरे बिना तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलती ही नहीं है, मेरे बिना तो डिपार्टमेंट चलता नहीं है। स्टेटस, इसका मतलब ये कि उनके काम की वर्थ बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि ये एम्प्लॉय हमारा कभी भी हमें छोड़ के जाए। तो ये एक सेंस, बहुत अच्छे वाली एक फीलिंग होती है, एक अच्छे वाली सेंस होती है। तो स्टेटस जितना हायर होगा, जितना एक एम्प्लॉय को अपना टास्क, अपनी जॉब मीनिंगफुल लगेगी, इम्पोर्टेंट लगेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतना ज़्यादा ही विल बी मोटिवेटेड। और अगर उसको लगेगा कि ये तो काम ना भी करूँ तो गुजारा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, या मेरे काम करने या ना करने से ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो स्टेटस इज़ लोअर, उस केस में मोटिवेशन भी लोअर ही होगी। देन सिक्योरिटी एक और एलिमेंट है जो कि हाइजीन फैक्टर ही है, जो कि मोटिवेट या डीमोटिवेट कर सकता है किसी भी एम्प्लॉय को। अब ये क्या है, अगर तो पता हो कि हमारी जॉब सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी गलती पे हमें किक आउट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से, तो आई विल बी मोटिवेटेड। कोई भी एम्प्लॉय होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जब उनको पता होता है, गवर्नमेंट में जाते ही जॉब सिक्योरिटी की वजह से होते हैं, और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड इसीलिए होते हैं गवर्नमेंट जॉब को अवेल करने के लिए कि वहाँ पे सिक्योरिटी, एक दफ़ा एंटर हो जाओ गवर्नमेंट सेक्टर में, फिर आप नील परफॉर्मर हो बेशक, आपको कोई नहीं निकाल सकता। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, जो आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, दैट विल डिसाइड कि आपको इतने अरसे बाद प्रमोट होना है, क्योंकि सीनियरिटी की बेस पे आप प्रमोट होते हैं। इसी तरह से यूजुअली जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं एम्प्लॉयज़, उनमें जॉब की सिक्योरिटी लो होती है। उनको पता होता है कि 1 सेमेस्टर का या 6 मंथ्स का या 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो पता नहीं है हमें रखेंगे दोबारा या नहीं रखेंगे, तो फिर वो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो जॉब अगर सिक्योर है तो एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड एंड विल बी गिविंग मैक्सिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। और अगर वो डीमोटिवेट होगा, इट डजेंट मीन कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को कम कर दे। उसके जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो असल में डिवाइड हो जाते हैं, उसका फोकस डिवाइड हो जाता है, और टेंशन जो क्रिएट होती है उसको मैनेज करने में। अगर आपको ये पता हो, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, पता था कि ये तो पता ही नहीं है कब तक रहेगा, तो उसकी वजह से मैनी ऑफ पीपल वर अफ्रेड कि उनको जॉब से निकाला जाएगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज़ को जब निकाला भी गया हो, एक्चुअली ले डाउन किया गया हो, कुछ एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया हो, उस केस में बाकी भी थोड़े हो जाएंगे कि ये थोड़ा और ज़्यादा टफ बना, ऐसा माहौल या ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस ज़्यादा होना शुरू हुए, तो ये तो हमें भी निकाल देगी, तो जॉब की सिक्योरिटी वहाँ पे लो हो जाएगी। फिर एम्प्लॉय डीमोटिवेट होके लो परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाएगा। तो हर्ट्ज़बर्ग के अकॉर्डिंग जो ये फैक्टर्स हैं, दो तरह के हैं, किस तरह से इनमें से सब फैक्टर्स कौन से हैं और वो किस तरह से एम्प्लॉय की मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर और इन अ नेगेटिव मैनर, आपके साथ मैंने शेयर किया है। कोई क्वेश्चन इनके हवाले से हो तो आप पूछ सकते हैं। यही हमारी आज तक जितनी भी थ्योरीज हमने मोटिवेशन की पढ़ी हैं, ये क्लासिक थ्योरीज थी।